चलिए रोल्स थ्योरम की कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये बोला गया है इस फंक्शन, ये दो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। हमें इसमें इन फंक्शन को चेक करना है कि इस इंटरवल 1 2 3 के अंदर इस फंक्शन के जो रोल्स थ्योरम है हमारी, वो इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में एप्लीकेबल है या नहीं। इसी तरह से सेकंड फंक्शन के लिए हमें 0 से 2 में इंटरवल के अंदर चेक करना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। अगर हमें ये बोला जाए कि इसकी रोल थ्योरम की जो एप्लीकेबिलिटी है वो चेक कीजिए इस इंटरवल में, तो हमें यहाँ पे पहले क्या करना होगा, देखना होगा कि ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम दूसरे स्टेप पे बढ़ेंगे, नहीं है कॉन्टिन्यूस तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, सेकंड थर्ड स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन किसी एक पॉइंट पे भी डिसकॉन्टिन्यूस आ जाता है इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में हमें रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है, अगर उस इंटरवल के अंदर किसी एक पॉइंट पे भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस आ जाता है तो हम बोल देंगे फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सी उस इंटरवल में मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके लिए कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस इतना बोल देना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। सेम इसी तरह से अगर रोल्स थ्योरम सॉरी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए इस इंटरवल ए बी में तो सेकंड स्टेप पे चलेंगे। सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, अगर डिफरेंशिएबल हो तो हम आगे बढ़ेंगे थर्ड स्टेप पे। अगर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है तो वहीं पर रुक के बोल देंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूटी भी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी है, फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी चेक करेंगे। अगर इक्वल नहीं आ रहे, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल आ रहे हैं, तीनों कंडीशन पूरी है, तो फिर उस केस में हमें वो सी पॉइंट जहाँ पे रोल्स थ्योरम हमारी एप्लीकेबल है, वो सी पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा जहां पर एफ डेसी जीरो है, जैसे हमने पीछे के एग्जांपल्स में किया। अब देखिए यहाँ पर मैं इस फर्स्ट एग्जांपल को ले रहा हूँ। पहले इसमें देखिए हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, 3 + x - 2 ^ 2/3, और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल 1 2 3 में कॉन्टिन्यूस है या नहीं। पहले उसके लिए देखिए यहाँ पर पावर है 2/3, तो इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको पहले भी मैंने कई बार बताया होगा, अगर किसी नंबर की पावर p/q है तो हमेशा पहले पावर p ऑपरेट होता है, आफ्टर दैट q, सॉरी 1/q को यूज किया जाता है। यहाँ पर पावर जो है हमारे पास 2/3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले x - 2 की पावर 2 सॉल्व होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे पावर 1/3 लिया जाएगा। जब आप x की वैल्यू रखोगे 1 से लेके 2 के बीच में, इंटरवल हमें दिया हुआ है 1 से 3, सॉरी, अगर हमारा x 1 से 3 क्लोज्ड इंटरवल में लाई कर रहा है, आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x की जगह पर किसी भी वैल्यू को रखने से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ना तो इसमें इमेजिनरी बनेगा, आइटा बनेगा, क्योंकि आइटा बनने के लिए, इमेजिनरी बनने के लिए ऊपर पावर जो 1/3 है उसकी जगह 1/2 या 1/4 या 1/6 होना चाहिए, यानी कि 1/2n हो। तो अगर बेस में नीचे नेगेटिव बने तो वो आइटा बनता। मान लेते हैं x - 2 की पावर हमें यहाँ पे दिया होता 1/2 या 1/4 या 1/6, उस केस में जब हमारा x सपोज करो यहाँ पावर होती 3/4, अभी तो चलो दे रखी है हमें 2/3, अगर ये 3/4 होता तो x - 2 की पावर 3 फिर पावर 1/4 ऑपरेट होता। अब अगर हम 1 2 3 इंटरवल की बात करते तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे 1.1 रखता मैं, x = 1.1 या 1.2, तो ये बेस जो है वो नेगेटिव बनता, उसकी पावर 3 करने पर भी नेगेटिव बनती, और फिर पावर 1/4 करने पर इमेजिनरी यानी कि नॉन रियल वैल्यू हमें मिलती। मगर यहाँ पे आपको कभी भी नॉन रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू 1 से 3 के बीच में रखेंगे, x - 2 चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव, x - 2 का जो स्क्वायर है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरी बात, अगर नेगेटिव भी बन जाता तो पावर 1/3 से कोई समस्या नहीं होती। अगर आप 8 की पावर 1/3 ढूंढते तो 2 आता है, और अगर -8 की पावर 1/3 करेंगे तो वो भी कोई समस्या नहीं है, -2 आ जाता है। पावर 1/3 करने पर अगर बेस में नेगेटिव हो तो भी आंसर रियल ही आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप x की कोई भी वैल्यू इस इंटरवल 1 से 3 के बीच में रखेंगे तो आपको हमेशा यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो रियल मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा, यूनिक मिलेगा।
मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी होने का या लिमिट ना एग्जिस्ट करने का कोई भी चांस इस इंटरवल में नहीं है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है ऑन इंटरवल 1 to 3। देखिए मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि ये पॉलिनोमियल है इसलिए एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, पावर 2/3 है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। मगर हमने ये चेक किया कि इस इंटरवल 1 to 3 में कोई भी वैल्यू लेने पर हमें कोई समस्या नहीं आएगी। मीन टू से अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ ए इस इंटरवल के अंदर 1 to 3 में, तो उस 1 to 3 पे अगर कोई भी वैल्यू लेके मैं सीधा एफ ऑफ ए फाइंड आउट करूँ या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फाइंड आउट करूँ, तो मुझे वैल्यू जो है वो सेम मिलेगी। हमें किसी भी जगह पर लिमिट फाइंड आउट करते वक्त, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते वक्त कोई इनडिटरमाइंड फॉर्म, कोई नॉट एग्जिस्ट वाला केस या इमेजिनरी आंसर आ रहा हो, ऐसा कोई केस नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। अब अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूं एफ डैश एक्स, तो इसका डेरिवेटिव देखिए 3 का तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ x माइनस 2 पावर 2/3 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर 2/3 आगे आ जाएगी, और x माइनस 2 की जो पावर है वो हो जाएगी -1/3, जिसे आप इस तरह से लिख सकते हो x माइनस 2 पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर जो x माइनस 2 पावर 1/3 है वो डिनोमिनेटर में चला गया। अब अगर x की वैल्यू 2 के पास जाएगी तो ये नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब ये नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2, और वो 2 इस इंटरवल 1 और 3 के बीच में ही है। इस एक पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है इस इंटरवल में। तो हम रोल्स थ्योरम के लिए हम सीधा यहीं पे काम खत्म करके बोल देंगे कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल 1 to 3। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती तब हम सी को ढूंढने जाते हैं, मगर यहाँ दूसरी कंडीशन ही पूरी नहीं है। अगर एक सिंगल पॉइंट भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का मिल गया तो हम फंक्शन को उस इंटरवल 1 to 3 में डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते। मतलब हम यहाँ कहेंगे कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ये नहीं बोल रहे हम कि सी पॉइंट जहाँ पर एफ डैश सी 0 होता है नहीं मिलेगा, वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिले उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमें अगर एक पॉइंट मिल गया जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो बस सीधा ये बोल देंगे कि रोल्स थ्योरम इस इंटरवल में एप्लीकेबल नहीं है, तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब सेकंड एग्जांपल की बात करें। इसमें एफ एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और 3 माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। एफ एक्स हमें गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 when x lies between 0 and 1, and 3 minus x when x lies between 1 and 2। और हमें इसमें 0 से 2 इंटरवल में चेक करना है कि फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जब x 0 से 1 के बीच में है, इस इंटरवल 0 से 1 के लिए एफ एक्स की डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होते हैं। और 1 से 2 के बीच में जब x की वैल्यू लाई कर रही है उस वक्त एफ एक्स है 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस एक्स भी पॉलिनोमियल है, तो इसलिए हम 3 माइनस एक्स को भी कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस होगा। मगर 1 पे इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है, मतलब 1 हमारा डाउटफुल पॉइंट है। तो 1 पे हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर होगा तो इस पूरे इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस हुआ तो हम कहानी को यहीं रोक देंगे, क्वेश्चन को यहीं रोक देंगे और बोल देंगे कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। उसके लिए देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स अगर हम फाइंड आउट करें, तो एक्स अगर 1 से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसमें x की वैल्यू 1 रखने पर हमें ये 2 मिलेगा, तो लेफ्ट लिमिट आ रही है 2। इसी तरह से अगर हम राइट लिमिट फाइंड आउट करना चाहें इसी में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो उसके लिए जो आपका एफ एक्स है जब x 1 से थोड़ा सा भी बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू है 3 माइनस एक्स, और इसमें भी जब x 1 के पास जाएगा तो 3 माइनस एक्स 2 के पास ही जा रहा है, यानी जो लेफ्ट और राइट लिमिट है वो दोनों सेम आ रही है। अगर आपको ठीक f1 फाइंड आउट करना उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक x इज इक्वल टू 1 पे अगर आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो इसी 3 माइनस एक्स में x की जगह 1 रखने पर 2 हमें मिलेगा। तो देखिए फंक्शन की लेफ्ट लिमिट 1 माइनस पे वैल्यू
एफ ऑफ वन प्लस और एफ ऑफ वन एग्जैक्टली एफ ऑफ वन, ये तीनों सेम आ रहे हैं। तो वन हमारा डाउटफुल पॉइंट था, मगर वहां पे भी हमें दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एफ एक्स इज नॉट, सॉरी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, नॉट नहीं, गलती से नोट लिखा था, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2। तो देखिए रोलिस थ्योरम की पहली कंडीशन जो हमारी है वो पूरी है। अब चलिए दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो यहीं से हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा यहाँ पर एफ डैश एक्स, देखिए अगर एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 and 1, एंड जब x 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है उस वक्त ये है हमारा 3 माइनस एक्स। तो इसमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन जो है वो छोड़ रहा हूँ मैं 0 से 1। इसी तरह से यहाँ पर भी इस 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, यहाँ पर भी मैंने इक्वल टू का साइन छोड़ दिया है। ये हमारा एफ डैश एक्स। अब इस एफ डैश एक्स में देखिए अगर हम 1 पे इसका डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें यहाँ से, जब x 1 से छोटा है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 2x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 रखने पर 2। और जबकि राइट डेरिवेटिव की बात करें 1 प्लस पे जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो यहाँ से मिलेगी विच इज -1। तो देखो एफ डैश, यहाँ पे डैश लिखना था मुझे, एफ डैश 1 माइनस यानी कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं 1 पे। अगर 1 पे लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव डिफरेंट है तो इसका मतलब ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज नॉन डिफरेंशियल नॉट एग्जिस्ट, या ऐसे बोल सकते हो एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल at x is equal to 1 in this interval 0 to 2। तो 0 से 2 हमारा जो इंटरवल था उसमें फंक्शन देखिए कॉन्टिन्यूस तो था, मगर प्रॉब्लम आ रही है डिफरेंशियबिलिटी में। यहाँ पर भी 0 से 2 इंटरवल में अगर एक पॉइंट पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम रोल्स थ्योरम के बारे में यही लिखेंगे कि इसमें भी रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to 2। तो हमारा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा, हमें आगे थर्ड स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, वो भी बोर्ड के एग्जाम में, वहां पर चेक करना हो तो इस तरह से चेक करके कर सकते हैं। मगर अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल जो कि मेंस में या एडवांस में आए हुए हैं, पुराने एडवांस के कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अब बोर्ड के क्वेश्चन में और एडवांस के क्वेश्चन में काफी अंतर रहता है। बोर्ड के क्वेश्चन सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, बताओ भाई रोल्स थ्योरम इस इंटरवल में एप्लीकेबल है या नहीं। अगर एप्लीकेबल है तो भाई वो पॉइंट ढूंढ के बता दो जहां पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। मगर जब एडवांस में जो रोल्स थ्योरम का यूज आता है उसमें देखेंगे तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं जिसमें देखने से पता ही नहीं चलता कि ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये पुराना क्वेश्चन है IIT JEE का ही। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, और इन तीनों में ये रिलेशन दिया हुआ है। और इसमें पूछा गया है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स के बारे में ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। मतलब इसके रूट्स के बारे में ऑप्शन दिए गए हैं। पहली ऑप्शन में बोला गया कि इस इक्वेशन के दोनों रूट इंटरवल 0 to 1 में लाई करेंगे। दूसरे में बोला गया दोनों रूट इस इंटरवल से बाहर लाई करेंगे। तीसरे में बोला गया है कि एग्जैक्टली एक रूट इस इंटरवल में होगा और एक बाहर होगा। और लास्ट ऑप्शन में बोला गया है कि कम से कम एक रूट इस इंटरवल में जरूर लाई करेगा। अब हमें बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जो भी इस क्वेश्चन को पढ़ेगा उसको दिमाग में यही आएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ना कि रोलिस थ्योरम का। क्योंकि रोलिस थ्योरम का तो यहाँ पे सोचने का बात की बात है, मगर पहला जो एक रूट के बारे में, लोकेशन के बारे में बात हो रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहाँ लाई करेंगे, तो ये लोकेशन ऑफ रूट के बारे में लगता है कि क्वेश्चन वहां पर होगा।
अब आपको थोड़ा सा बताऊं, रोल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जो लोकेशन ऑफ रूट है उसमें कुछ पढ़ा होगा, उस लोकेशन ऑफ रूट की कुछ कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ, उसके यहाँ पे अप्लाई करने की सोचते हैं। सॉरी। अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये इज इक्वल टू 0 रख दो तो इक्वेशन है। अगर इसमें ए पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता है। अगर इसके दोनों रूट, इसको अगर मैं कुछ नाम दे लूं, जी एक्स एफ एक्स जो भी लिखना चाहूँ, अगर इसके दोनों रूट इसी इंटरवल 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे तो उसके लिए 4 कंडीशन होती हैं। अगर वो 4 कंडीशन पूरी होंगी तो दोनों रूट इस इंटरवल में आएंगे। पहली कंडीशन होती है जी ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ से अगर अल्फा और बीटा ये है इसके रूट्स हैं, दोनों रूट हमारे इस 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, उसके लिए पहली कंडीशन पूरी होनी चाहिए जी ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन जी ऑफ 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है जो इसका वर्टेक्स है वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, यानी कि -b/2a इन साइड 0 एंड 1 लाई करे। एंड द फोर्थ कंडीशन जो होती है वो होती है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन 4 कंडीशन के अगर पूरे होंगे, ये 4 कंडीशन अगर पूरी होंगी तब ये दोनों रूट इस इंटरवल 0 to 1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से दोनों रूट बाहर लाई करेंगे, उसके लिए भी कंडीशन होती थी। अगर आपको ध्यान हो आप देख लीजिएगा, वो सारा मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि सारा बताने बैठ गया तो कंडीशन बहुत सारी थी, मगर आपको सिर्फ मेमोराइज करने के लिए, एक बार याद करवाने के लिए ये मैंने एक कंडीशन लिख दी है। मगर ये भी कंडीशन मैंने बताई है जब ए पॉजिटिव हो तब ये 4 कंडीशन होती है। ए नेगेटिव के केस में कंडीशन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। यहाँ पर तो हमें यही नहीं पता है कि हमारा ए पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो यही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कंडीशन अपवर्ड पैराबोला वाली अप्लाई करनी है या डाउनवर्ड पैराबोला वाली अप्लाई करनी है। कंडीशन लगानी तो दूर की बात है, अगर मैं इसमें से जी ऑफ 0 के बारे में सोचूं, अगर इसको मैंने जी एक्स लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो जी ऑफ 0 यानी कि सी, इसका साइन ही हम डिसाइड नहीं कर सकते जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे कि जी ऑफ 0 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ना ही देखो आप जी ऑफ 1 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के बारे में कुछ बता सकते हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो कंडीशन जब हम अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे तो हमें कम से कम जी ऑफ 0 और जी ऑफ 1 के बारे में तो पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। मगर आप चेक करके देखिए, हमें ए प्लस बी प्लस सी यानी जी ऑफ 1 और जी ऑफ 0 यानी सी के बारे में कुछ भी जानकारी ना यहाँ से नहीं मिल पा रही है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर हम लोकेशन ऑफ रूट वाली कंडीशन अप्लाई करने की सोचेंगे तो देखिए एक सिंगल कंडीशन तक हमें नहीं पता चलेगी कि ये जी ऑफ सी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो हम कैसे बता पाएंगे कि दोनों रूट इस इंटरवल में आएंगे या इससे बाहर आएंगे या एक इसके अंदर एक इससे बाहर। तो अगर इस एग्जांपल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट की हेल्प से करना चाह रहे हैं तो ये बात नहीं बन पा रही है। तो फिर इसमें यहाँ पे रोल्स थ्योरम का काम कैसे पता चलेगा कि रोल्स थ्योरम का किस तरह से लगता है कि एप्लीकेबल हो सकती है। इसमें बोला हुआ एक लास्ट ऑप्शन में एटलीस्ट 1 रूट के बारे में, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। जब हम रोल्स थ्योरम की बात करते हैं, रोलिस थ्योरम की बात करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है किसी इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, तो हम कहते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट इस इंटरवल में जरूर आता है। ये देखिए रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन अगर हम देखें यहाँ पे लिखी है हमने, ये रही। हम कह रहे थे कि अगर फंक्शन जो एफ एक्स है हमारा ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाली, तो कम से कम एक रूट इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का इस इंटरवल में हमें 100% श्योर मिलता है। तो इसका यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जैसे लास्ट इक्वेशन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसका यूज करके हम यहाँ पे सोच सकते हैं इसके बारे में। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। अब अगर हमें यहाँ पे ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो इसके लिए ये जो इक्वेशन है जिसके रूट्स की बात हो रही है, रोल्स थ्योरम में ये जी डैश एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट इस इंटरवल में जरूर लाई करेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था इसे मैं मान लेता हूँ ये एफ डैश एक्स है, इसे एफ डैश एक्स माना है मैंने, एफ एक्स नहीं।
अगर इसे मैं एफ डैश एक्स मानूं तो इससे मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन करके। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ए एक्स क्यूब बाई 3 बी एक्स स्क्र बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा एफ एक्स इससे हमें मिल जाएगा। अब पहली बात, इस फंक्शन एफ एक्स को देखो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। वैसे तो हर जगह ही डिफरेंशिएबल है, मगर हमें इंटरवल 0 to 1 में रूट की बात करनी है, तो इस इंटरवल में भी ये कॉन्टिन्यूस ही होगा। दूसरी बात, एफ डैश एक्स जो हमारा था वो भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी कोई समस्या नहीं है, एक पॉलिनोमियल ही है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके बारे में भी हम ये बात सीधी बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट करेगा ये ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। तो दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। अब जरा थर्ड कंडीशन के बारे में सोचें, तो उसमें एफ ऑफ 0 ये आपको मिलेगा सी, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ए प्लस एफ ऑफ 0 की वैल्यू डी, गलती से मैंने यहाँ से लिख दिया सी, एफ डैश 0 है, एफ ऑफ 0 तो हमारा डी आएगा यहाँ से। अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 प्लस सी प्लस डी, ये हमें मिलेगा यहाँ से एफ ऑफ 1। ठीक है। अब अगर इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिखूं, मैं एलसीएम लेके लिखूं तो 6 एलसीएम लेके यहाँ मिल जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 6c, और d को मैं अलग ही रख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जरा स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या मेंशन किया हुआ है, 2a प्लस 3b प्लस 6c की वैल्यू 0 है। अगर 2a प्लस 3b प्लस 6c की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एफ ऑफ 1 भी d के इक्वल आ रहा है। देखिए एफ ऑफ 0 भी d के इक्वल था और एफ ऑफ 1 भी d के इक्वल है। तो रॉलिन्स थ्योरम की जो तीनों की तीनों कंडीशन है वो हमारी पूरी हो रही है। कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी है तो हम यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉलिन्स थ्योरम इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स यानी कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट, at least one root lies in ओपन इंटरवल 0 to 1। इसका कम से कम एक रूट इस इंटरवल में जरूर आएगा, मगर दूसरे रूट के आने की कोई गारंटी हमारे पास, कोई इंफॉर्मेशन, कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। इसीलिए अगर हम ऑप्शन में देखें और आंसर देना चाहें तो हम यहाँ पे फोर्थ वाले को ही सही बोल सकते हैं। दोनों रूट इस इंटरवल के बाहर है, ये तो गलत हो रहा है, इस पे तो बिल्कुल 100% कंफर्म है कि ये तो गलत है ही। मगर फर्स्ट और थर्ड के बारे में हम गारंटी नहीं दे सकते, दोनों रूट इस इंटरवल में आ भी सकते हैं और नहीं भी। हो सकता है दोनों रूट ही इस इंटरवल में आ जाए, या ये हो सकता है कि एक रूट इस इंटरवल के अंदर आए दूसरा बाहर जाए, मगर उसकी कोई कंफर्मेशन हमें यहाँ से नहीं मिल रही। जितनी जानकारी हमें दे रखी थी उससे बस इतना ही पता चल रहा है कि कम से कम एक रूट इस इंटरवल में जरूर आएगा। तो देखिए ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई जो सीधा सीधा नहीं बोला हुआ था कि रोल्स थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव करो, हमें यहाँ पे खुद ही सोचना पड़ेगा क्या हम इसमें कहीं ना कहीं रोल्स थ्योरम का कुछ काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मगर यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि ये रोल्स थ्योरम का एग्जांपल है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है इस इंटरवल ए बी के लिए, और ए और बी के बारे में बता दिया गया है कि वो इंटीजर है। तो हमें बताना क्या है, इसमें ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू क्या होगी। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में हमें ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स, और इस फंक्शन के बारे में बोला गया कि इस फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है इस इंटरवल ए बी में।
और इस बात को यूज करके हमें बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ हमें ये नहीं चेक करना है कि भाई कॉन्टिन्यूटी है या नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं। अगर रोल्स थ्योरम बोला है इस इंटरवल में एप्लीकेबल है इस फंक्शन के ऊपर, तो इसका मतलब वो तीनों कंडीशन पूरी है। हमें यहाँ पे वो कंडीशन चेक नहीं करनी है कि पूरी है या नहीं, ये अंडरस्टूड है कि वो कंडीशन पूरी है। अब इस जानकारी के ऊपर हमें ये अप्लाई करके जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ये बताना है ए और बी क्या होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। इसको करने के लिए देखिए मैं फंक्शन ले रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू था हमारा लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स। अब ये श्योर है कि ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है जीरो से आगे। वो इसलिए बोला गया जीरो से आगे भी क्योंकि log ऑफ x जो है वो जीरो से पीछे या जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं होता है। इस फंक्शन की डोमेन ही जीरो टू इनफाइनाइट है। तो फंक्शन अपनी पूरी डोमेन में हमें कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दिया हुआ है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं क्या होगा, तो उसके लिए चेक करो इसका डेरिवेटिव क्या मिल रहा है। पहले देखिए नीचे स्क्वायर, ऊपर x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, और माइनस log x एज इट इज, और फिर x का डेरिवेटिव 1। तो ये 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये हमें मिल रहा है। ये है हमारा एफ डैश एक्स। अब इस एफ डैश एक्स को थोड़ा ध्यान से देखो आप। इसमें जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू तो भाई हमेशा पॉजिटिव होगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो जीरो से नीचे नहीं आ सकती कभी भी। मगर 1 माइनस लॉग एक्स को देखोगे तो log एक्स 1 कहाँ पर होता है। log x में बेस है e, ln x लिखा हुआ है, नेचुरल बेस, नेचुरल log है तो बेस e है, तो x की वैल्यू जब e होगी तब ये 1 आएगा। आप इसका log ऑफ x का ग्राफ देख सकते हो, ये इस तरह से बनता है log ऑफ x का ग्राफ, बेस e हो तो ln x। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू होती है 0। अब x इज इक्वल टू e पे देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। अगर इसमें एफ डैश एक्स में देखो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो इसके लिए देखिए अगर x की वैल्यू 0 से e के बीच में लेंगे तो log ऑफ x की वैल्यू देखिए 1 से कम रहेगी। अगर log ऑफ x की वैल्यू 1 से कम होगी तो एफ डैश एक्स जो हमारा है वो पॉजिटिव आंसर देगा। और इसी तरह से x इज इक्वल टू 0 पर, सॉरी x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैंने e लिखना था, x की वैल्यू 1 से लेके e के बीच में। जब x की वैल्यू 1 से e के बीच में रहेगी तो log ऑफ x की जो वैल्यू है वो 1 से कम रहेगी, तो 1 माइनस लॉग एक्स पॉजिटिव होने से एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा। x इज इक्वल टू e पर, x अगर e के इक्वल है उस वक्त एफ डैश एक्स हमारा 0 हो जाएगा। और x अगर हमारा e से बड़ा है, e से इनफाइनाइट तक, तो log ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ी होगी, तो ये एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। अगर हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो हमें पता है जहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो वहां पर एफ एक्स जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, यानी इस इंटरवल में एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और इसी तरह से जहां पर एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है वहां पर हमें पता है कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस से नीचे, सॉरी डिक्रीजिंग होगा, नीचे की तरफ जाएगा। जहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ता है, जहां एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है ग्राफ वहां पर नीचे की तरफ जाता है। तो ये हमें कुछ आइडिया इसका मिल गया। उसके बाद अगर मुझे थोड़ा सा और इसके ग्राफ के बारे में आइडिया लेना है, तो ग्राफ हमें ये तो पता है 0 से आगे बनेगा, मगर एग्जैक्ट 0 पे ये डिफाइन नहीं है। 0 पे तो ये डिफाइन नहीं है, चलो एक्स अप्रोचेस टू 0 पे इसकी वैल्यू सोचते हैं कितनी होनी चाहिए। तो अगर x 0 के पास होगा, x 0 के पास जाएगा तो ये वाली वैल्यू देखो कहाँ जाएगी। log ऑफ x की जो वैल्यू है जैसे ही x 0 के पास जाता है तो यहाँ से देखिए ये माइनस इनफाइनाइट के पास जाती है, और नीचे है हमारे पास 0 प्लस। तो माइनस इनफाइनाइट और 1/0 प्लस का मतलब होता है प्लस इनफाइनाइट, तो ये वाली वैल्यू इसका मतलब जानी चाहिए माइनस इनफाइनाइट के पास। जब x 0 के पास जाएगा तो log ऑफ x बाई एक्स की वैल्यू जा रही है माइनस इनफाइनाइट के पास। अब अगर x इनफाइनाइट के पास जाएगा तब कहाँ पे जाएगी, देखिए एफ एक्स की वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट log ऑफ x बाई एक्स।
अब ये हमारी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो हम इस पे LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। LH रूल, एल हॉपिटल रूल अगर इस पे अप्लाई करें तो log ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1/x और x का डेरिवेटिव नीचे 1। अब जैसे ही x इनफाइनाइट के पास जाएगा, इसको थोड़ा पीछे करके लिख देता हूँ, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म थी इसीलिए हमने LH रूल अप्लाई किया है, और ये 1/x बनने का मतलब x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे ये 0 के पास जाएगा। अब ये सारी बातें जो हमने की हैं ये हमें log x का ग्राफ बनाने में हेल्प करेगी। सॉरी, log x का नहीं, इस फंक्शन f(x) का, f(x) यानी कि log ऑफ x बाय x का। हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से f(1) की जो वैल्यू है, x को 1 रखूंगा तो log 1 0 होता है, यानी ये ग्राफ यहाँ पर x एक्सिस को 1,0 पे कट करेगा। यहाँ पर e तक f'(x) जो था हमारा, देखो e से पीछे जब x की वैल्यू e से कम है 0 to e, f'(x) पॉजिटिव था यानी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ग्राफ इंक्रीज करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राफ इस तरह से आएगा। यहाँ e तक इसने इंक्रीज करना है और e के बाद f'(x) नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ नीचे जाएगा। और जैसे जैसे x इनफाइनाइट के पास जा रहा है, देखो f(x) की वैल्यू 0 के पास जाएगी, मतलब ये ग्राफ इससे नीचे नहीं जाएगा। इस तरह से ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और ये जो हमारा पॉइंट है E, इस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी यहाँ से ढूंढ सकते हो, f(e) की वैल्यू 1/e मिलेगी। तो ये हमारा सबसे ऊपर का पॉइंट वर्टेक्स जो इसका वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये तो श्योर हो रहा है, इसको E को थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ इसके नीचे। तो यहाँ पे ये तो श्योर हो रहा है कि रोल्स थ्योरम इस पॉइंट पे एप्लीकेबल हो रही है, x = e पे, यहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। मगर स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला गया था, हमें इस स्टेटमेंट में बोला गया था कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है ए बी इंटरवल में, जहाँ ए और बी इंटीजर है। अब देखिए ए बी इंटरवल में अगर हमारी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, ए बी इंटरवल में अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होने चाहिए। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में तो देखिए आपको पूरा ग्राफ देखने से पता चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, कोई भी इंटरवल ले लो, फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल ही रहेगा। बट अगर हम तीसरी कंडीशन के बारे में सोचें, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कहाँ पर होगा, ये तीसरी कंडीशन हमें हमारा ए और बी ढूंढ के देगी। अब डेफिनेटली एक बात तो श्योर है कि ए इस पॉइंट ई पे अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है, ई जो है हमारा वो इस ए और बी के बीच में आ रहा है, तो ए की वैल्यू जो है वो ई से छोटी होगी और बी की वैल्यू ई से बड़ी होगी। ई का मतलब ये हमारा 2.718, ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, हमें पता है 2.718। अब देखिए ए और बी जो हमारे पास है, वो ए की वैल्यू, इससे अगर छोटे इंटीजर की बात करूं और इससे बड़े इंटीजर बी जो है इससे बड़ा इंटीजर होगा। अब ये श्योर है कि जो ए है हमारा वो ई से पीछे होगा, तो वो क्या हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि 1 पे अगर मैं लेता हूं, वैसे तो ई से छोटे बहुत सारे इंटीजर हैं, ई से छोटे इंटीजर की अगर आप बात करोगे तो वो माइनस इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 बहुत सारे हैं। मगर 1 पे जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ 1, वो 0 आएगी और इसके बाद आगे दोबारा 0 कभी नहीं मिलने वाला। अगर आप -1 देखोगे तो -1 पे वैल्यू नेगेटिव आएगी और आगे दोबारा कभी वैल्यू नेगेटिव मिल ही नहीं रही है। इसका मतलब ए की वैल्यू फिक्स हो गई, ए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। अगर आप पीछे वाले में से कोई और वैल्यू लेते हो इसकी ए की, तो आपका बी हमें कोई आगे की तरफ, ई से आगे की तरफ कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिससे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम हो पाए। तो इसका मतलब देखिए ए हमें मिल गया है 2, अब ढूंढना है बी। बी का मतलब हमें ऐसा दूसरा इंटीजर ढूंढना है जहां पर एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो उसे ढूंढते चलिए। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इससे ए तो मिल गया है हमें, ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2, तो बी ढूंढना है। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, यानी कि log ऑफ 2/2
इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी अपॉन बी होनी चाहिए। अब बी इसमें जो है वो इंटीजर है। अब सोचिए कौन सी इंटीजर वैल्यू से ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे तो सॉल्व तो होगा नहीं। हिट एंड ट्रायल से आप देख सकते हो, अगर मैं b को 4 रखता हूं तो देखिए log ऑफ 4/4 इज इक्वल टू होता है log ऑफ 2/2। कैसे? 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इस तरह से अपॉन 4, तो ये बन जाएगा 2 log 2/4 विच इज इक्वल टू log ऑफ 2/2। तो इसका मतलब b की वैल्यू 4 लेने पर ये हमारा log ऑफ b बाय b जो है वो log ऑफ 2/2 के यानी कि log ऑफ a/a के इक्वल हो सकता है। और इसके अलावा कोई और संभावना हमें पता है नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इस 4 पे इस जगह पे ये तो मैंने a की वैल्यू लिखी है, थोड़ा छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ 2.718 होती है। और यहाँ पर ये जो 4 है इसके अलावा कहीं और आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप आगे 5 पे 6 पे 7 पे जाके वैल्यूज देखोगे तो वो इससे कम ही मिलेगी, इससे बराबर कभी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि हमारा a जो है वो 2 है और b की वैल्यू है हमारी 4। हमें a और b दोनों मिल गए हैं, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू मिली है 4। और हमसे पूछा किसके बारे में जा रहा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बारे में, तो ये आ जाएगा 20। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ऐसा नहीं है सीधा सीधा अपने को रोल्स थ्योरम का यूज करके आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर रोल्स थ्योरम तो यूज होगी, मगर उसके अलावा और भी देखिए लिमिट का भी हमने यूज किया, थोड़ा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी यूज किया, ग्राफ की भी हमने जानकारी ली। तो इन सारी चीजों से मिला के हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एडवांस में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीजों को मिला के हमें क्वेश्चन को यूज कर सॉल्व करना होता है। सीधा सीधा एक सिंगल कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो ये था हमारा इस टाइप के एडवांस के एग्जांपल को सॉल्व करने का, या ऐसा नहीं कि ये तरीका है ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, मगर इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो इस तरह से अलग अलग तरह से सोचा जा सकता है। ठीक है, रोल्स थ्योरम का यूज किया जा सकता है।